लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट कर लिया था और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ब्लड का इंट्रोडक्शन हो गया था, प्लाज्मा भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ रहे थे। उसमें से आरबीसी कंप्लीट हो गया था, डब्ल्यूबीसी में भी थोड़ा पढ़ लिया था, थोड़ा रह गया था। ठीक है, तो जो उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अभी लिखेंगे नहीं, पहले देखेंगे उसके बाद फिर लिखेंगे। डब्ल्यूबीसी में पहली डब्ल्यूबीसी बेसोफिल के फंक्शन का डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी में केवल 2 लाइनें लिखी हैं। पहली बात ये लिखी है कि बेसोफिल सिक्रीट करता है 3 केमिकल, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन, और ये तीनों केमिकल सिक्रीट करके बेसोफिल इन्वॉल्व है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन 2 क्वेश्चन इसके पीछे और हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि जो हिस्टामिन है, सीरोटोनिन और हिपेरिन, ये सब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व हैं? तो ये सब के सब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हैं। स्पेशली ये 2 कौन से? हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये दोनों केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है। स्पेशली इसमें से जो हिस्टामिन है, अभी आगे अगर आप एमबीबीएस करेंगे तो इन्फ्लामेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस दौरान एक घटना होती है वैसोडाइलेशन। तो हिस्टामिन वैसोडाइलेशन कराता है, जबकि सीरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो ये दोनों इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हैं। स्पेशली जो हिस्टामिन है वो एलर्जी भी करवाता है। याद है थोड़ा बहुत, हम लोग जब अस्थमा पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि हिस्टामिन निकलता है जो एलर्जी करवाता है। अच्छा, हिस्टामिन और कहां से आता है निकल के? तो हिस्टामिन आता है मास्ट सेल से। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक क्वेश्चन हिपेरिन का भी है। हिपेरिन वास्तव में एक प्रकार का नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है। अब ये क्या है? तो देखो, जैसे ये मान लेते हैं ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जब ब्लड वेसल के बाहर ब्लड आता है तब तो क्लॉट करने लगता है, लेकिन ब्लड वेसल के अंदर कभी भी ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता है, क्यों? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिपेरिन। तो ये प्रिवेंट करता है क्या? प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड ब्लड वेसल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ भी चुका है। कौन सा ऐसा केमिकल है जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है? तो आंसर हम लोग क्या देंगे? हिपेरिन। हिस्टामिन और सीरोटोनिन में क्या है? ये दोनों इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हैं। इसमें स्पेशली ये क्या है? एलर्जी भी करता है। कहाँ से निकल के आता है? मास्ट सेल से भी निकलता है। आल्सो लिख देते हैं, आल्सो फ्रॉम मास्ट सेल। ये वास्तव में क्या करता है?
तो वैसो डायलेशन करता है, और ये वास्तव में क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये जितने क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा हैं लेकिन बहुत काम के हैं, लिख लीजिए। इसी तरीके से अगली सेल कौन सी है, बेसोफिल के बाद इयोसिनोफिल। बढ़े आगे बेटा। इयोसिनोफिल, सबने लिख लिया है। इयोसिनोफिल, अगर हम इयोसिनोफिल की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी है कि ये रेजिस्ट करती है किसको, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से लड़ाई करने में सिर्फ इयोसिनोफिल का ही रोल नहीं है, हमारे शरीर में जितनी WBC हैं सब इन्वॉल्व रहती हैं, इसमें इयोसिनोफिल भी इन्वॉल्व है। तो इन्फेक्शन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। होता क्या है, बढ़ जाता है इयोसिनोफिल काउंट। और इयोसिनोफिल काउंट बढ़ने को कहते क्या हैं, इयोसिनोफिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इयोसिनोफिलिया। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, ये इन्वॉल्व है किसमें, एनसीईआरटी में जो लिखा है एलर्जिक रिएक्शन में। अब सवाल ये है कि ये एलर्जिक रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व है, तो वो जरा देखिए, अभी लिखिए नहीं, देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एलर्जन है, तो जैसे एलर्जन हमारी बॉडी में आता है वैसे ही जो बेसोफिल है और जो मास्ट सेल हैं, ये दोनों लोग क्या निकालते हैं, हिस्टामिन निकालते हैं, और उसी से क्या हो जाती है, उसी से क्या होती है, एलर्जी हो जाती है। लेकिन सिस्टम देखिए, इसी हिस्टामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, एब्जॉर्ब बाई इयोसिनोफिल। अब ये बताओ, अगर इयोसिनोफिल हिस्टामिन को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हिस्टामिन घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। और जब हिस्टामिन घट जाएगा तो एलर्जी रिड्यूस हो जाएगी। उसका रिजल्ट होता है, रिड्यूस हो जाती है क्या, एलर्जी। तो अंतर समझिए क्या है, बेसोफिल और मास्ट सेल एलर्जी करवाने में इन्वॉल्व हैं, जबकि जो इयोसिनोफिल है वो एलर्जी को घटाने में इन्वॉल्व है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं बताया है, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना कहा है कि इन्वॉल्व है किसमें, एलर्जिक रिएक्शन में, लेकिन कैसे इन्वॉल्व है ये नहीं बताया है। तो कैसे इन्वॉल्व है, तो ये घटा देगा क्या, एलर्जी को। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि ये क्या करता है, तो एलर्जी को रिड्यूस करता है। लिखो, अगली सेल कौन सी है, तो अगली सेल है, बढ़ाएं बेटा, अगली सेल है न्यूट्रोफिल। तो इसी के साथ हम पढ़ लेंगे मोनोसाइट। क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल का फंक्शन है वही मोनोसाइट का भी फंक्शन है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिल के काम करती हैं। क्या करती हैं, तो वास्तव में ये हैं क्या,
फैगोसाइटिक सेल, अब इसका क्या मतलब होता है इधर देखो, लिखो नहीं। मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई सेल है, चाहे आप इसको न्यूट्रोफिल मान लो चाहे मोनोसाइट मान लो, और ये कोई फॉरेन पार्टिकल है। चाहे फॉरेन ऑर्गेनिज्म कहो और चाहे पैथोजन कहो, तो ये लोग करते क्या है, इस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं। चलो इसके अंदर पहुंच गया और इसको घेर लेते हैं, इसको कहते हैं फैगोसाइटिक वेसिकल। जिस सेल के अंदर फैगोसाइटिक वेसिकल बनती है वो फैगोसाइटिक सेल है, और इस प्रोसेस को खा लेने को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये लोग करते क्या, ये फैगोसाइटिक सेल हैं, ये क्या करेंगे, तो ये डिस्ट्रॉय कर देंगे किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को यदि वो इंटर करेगा किसमें, बॉडी में। किस प्रोसेस से करेंगे, तो वो सामने इंट्रोड्यूस है, क्या, फैगोसाइटोसिस करेंगे, पैथोजन को खा लेंगे, उसको घेर लेंगे और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। प्रोसेस का नाम फैगोसाइटिक्सिस। अब सवाल तो और हैं, तो जरा अंतर देखिए, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटिक सेल हैं, लेकिन अंतर है, क्या अंतर देखो, तो जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल छोटी है, स्मॉल फैगोसाइटिक सेल, और छोटी फैगोसाइटिक सेल के नाते इसको कहते हैं माइक्रोफैगस सेल। जबकि जो मोनोसाइट है वो बड़ी है, लार्ज फैगोसाइटिक सेल, और इसे कहते हैं माइक्रोफैगस सेल। तो दो शब्द नए मिल गए, एक माइक्रोफैगस एक मैक्रोफैगस। एक और खास बात देखो, ये मान लेते हैं कि ब्लड वेसल है, उसके अंदर ये है न्यूट्रोफिल और ये है मोनोसाइट। ब्लड में अगर कोई पैथोजन आ गया तो न्यूट्रोफिल भी खा लेगी, मोनोसाइट भी खा लेगी। लेकिन मान लेते हैं कि पैथोजन टिश्यू में आया है, अब क्या होगा, तो अगर पैथोजन टिश्यू में आया है तो न्यूट्रोफिल यहां से यहां जाएंगी इसको खाने के लिए, और मोनोसाइट भी यहां से यहां जाएंगी इसको खाने के लिए। ध्यान से सुनेंगे, जब तक ब्लड में न्यूट्रोफिल रहती हैं तब तक उनका नाम न्यूट्रोफिल रहता है, लेकिन जैसे ही ये टिश्यू में जाती हैं इनका नाम ही बदल जाता है। इनका नाम यहाँ पहुँचते ही हो जाएगा माइक्रोफेज। क्या नाम हो जाएगा, माइक्रोफेज, और इनका नाम क्या हो जाएगा, मैक्रोफेज। नाम सुने हैं, माइक्रोफेज और मैक्रोफेज ये क्या है, तो कहोगे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ही हैं। जब तक ब्लड में है नाम न्यूट्रोफिल मोनोसाइट है, निकल के टिश्यू में चली गई तो नाम बदल के छोटी वाली का नाम माइक्रोफेज और बड़ी वाली का नाम मैक्रोफेज हो गया। तो कौन सी WBC हैं जो ब्लड कैपिलरी से निकल के टिश्यू में जाती हैं, तो आंसर क्या देंगे, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। एक सवाल आप बता दीजिए, बताओ पहले कौन जाएगी, न्यूट्रोफिल जाएगी कि मोनोसाइट जाएगी, कैसे पता चला, तो भाई छोटी है तो कैपिलरी जल्दी क्रॉस कर जाएगी और बड़ी है तो कैपिलरी देर में क्रॉस करेगी। तो पहले कौन जाएगी, तो पहले न्यूट्रोफिल जाएगी और फिर बाद में कौन जाएगी, मोनोसाइट जाएगी। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, इसको कहते हो क्या, माइक्रोफेज। कहां कहते हो, टिश्यू पर, और इसी को कहते क्या हो, C/A का मतलब कार्लडेज, इसको कहते हैं माइक्रोफेज। कहां पर, तो आंसर क्या देंगे, टिश्यू पर। दो क्वेश्चन ये, एक नाम ये सुने हो PMNL, कहां सुना,
तो 12th वाली एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी में लिखा है, फुल फॉर्म बताओ। पी फॉर पाली, एम फॉर मार्फो, एन फॉर न्यूक्लियर और एल फॉर ल्यूकोसाइट। ये कौन सी सेल है? तो वो यही है, कौन सी? माइक्रोफेगस सेल। न्यूट्रोफिल का ही नाम है PMNL, बस यहां लिखा नहीं है, लिखा वहां है। तो सुन लेते हैं। न्यूट्रोफिल छोटी फैगोसाइटिक सेल है, दूसरा नाम माइक्रोफेगस सेल या PMNL, और इन्हीं को क्या नाम कहते हो? माइक्रोफेज। कहाँ? टिश्यू पर। लेकिन जो मोनोसाइट है ये बड़ी फैगोसाइटिक सेल है और इसी को माइक्रोफेगस सेल कहते हैं। जब टिश्यू में जाती है तो नाम क्या हो जाता है? मैक्रोफेज। ये शब्द एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है? तो ध्यान से सुनो, ये लिम्फेटिक सिस्टम में भी लिखा हुआ है। स्प्लीन में पाई जाती हैं क्या? मैक्रोफेज पाई जाती हैं। ये सब एनसीईआरटी में लिखे हैं, बस यहाँ वहां लिखे हैं। हमारा काम है कि वो चीजें क्या हो जाएं? इकट्ठा हो जाएं। लिख लो। अगली सेल है लिम्फोसाइट। देखिए, अगर एनसीईआरटी में कोई बात यहां वहां और लिखी है तो वो सब इसमें साथ ही में चलती रहेगी, वो सब याद रहेगी उससे। बढ़े। माइक्रोफेज और मैक्रोफेज दो शब्द हैं। न्यूट्रोफिल ही है, बस नाम बदल के क्या हो गया? माइक्रोफेज। और मोनोसाइट का नाम बदल के मैक्रोफेज। बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलिए, हेडिंग लिम्फोसाइट। पहला सवाल यह है कि लिम्फोसाइट दो कैटेगरी की होती हैं। एक का नाम बी लिम्फोसाइट और एक का नाम टी लिम्फोसाइट। ये दोनों किसमें इन्वॉल्व हैं? तो इन्वॉल्व है किसमें? इम्यून रेस्पॉन्स में। इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक होती है प्लाज्मा इम्यूनिटी। तो जो बी लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है और जो टी लिम्फोसाइट है वो सेल मीडिएटेड में इन्वॉल्व है। लेकिन ये इम्यूनिटी में ही लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। अब दो क्वेश्चन ये है कि इसके नाम के आगे बी क्यों लगा है, इसके नाम के आगे टी क्यों लगा है। तो वो देखो, होता क्या है, लिम्फोसाइट जहां बनती हैं, कहां बनती हैं? लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां होता है? तो कहोगे लिम्फाइड ऑर्गन। अभी लिखो नहीं, जरा देख लो। लिम्फाइड ऑर्गन से जो लिम्फोसाइट बन के निकलती हैं वो होती हैं इमेच्योर लिम्फोसाइट। और ये इमेच्योर लिम्फोसाइट का फिर क्या होता है? मैचुरेशन होगा। कहां? तो देखो, तो मैचुरेशन या तो कहां होगा? या तो होगा बोन मैरो पर। ध्यान से सुने। जैसे मान लेते हैं कि यदि आप मेडिकल कॉलेज केजीएमसी में पढ़ेंगे तो आप अपने नाम के आगे जॉर्जियन लगा देते हैं क्योंकि आप किंग जॉर्ज में पढ़ते हैं। तो जो लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा।
तो वहां से क्या बन के निकलेंगी, तो वहां से निकलेंगी बन के बी लिम्फोसाइट, और जिनका कहा थाइमस पर होगा वो क्या बन के निकलेंगी, तो वो बन के निकलेंगी टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है, बोन मैरो पर, और टी लिम्फोसाइट का कहाँ होता है, थाइमस पर। लिखो नोट्स में एक टेबल बनी है, वो टेबल बहुत काम की है आपकी, वो एनसीईआरटी में नहीं बनी है। चलिए सभी लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और हाइलाइटर निकाल लीजिए और WBC पढ़ते हैं। यहां से ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम व्हाइट ब्लड सेल है। पहला इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये किस कलर की हैं, ये कलरलेस हैं। और क्यों कलरलेस हैं, तो कहोगे लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कैसी होती हैं, तो न्यूक्लिएटेड होती हैं। सब हाईलाइट करते चलिए। और इनकी संख्या अक्सर क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सबसे कम तो यही होती हैं। एवरेज कितनी संख्या है, 6 से 8,000। ल्यूकोसाइट आर जनरली कैसी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड। औसत कितना होता है, 1 वीक होता है। यहाँ कितनी कैटेगरी हैं, तो 2 मेन कैटेगरी हैं। एक का नाम ग्रेन्युलोसाइट और एक का नाम ए ग्रेन्युलोसाइट। टिक कर लेंगे। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल किस टाइप में आती हैं, ग्रेन्युलो में आती हैं। जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट किस में आती हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट में आती हैं। न्यूट्रोफिल क्या हैं, तो कहोगे मोस्ट एबंडेंट सेल हैं, क्योंकि कितना परसेंट है, 60 to 65%, काफी बड़ी संख्या है। जबकि बेसोफिल क्या है, तो लीस्ट एबंडेंट है, कितना 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल हो मोनोसाइट, मोनोसाइट का परसेंट लिखा है 6 to 8%। ये अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो। कैसी होती हैं, फैगोसाइटिक होती हैं, इसको हाईलाइट करो। डिस्ट्रॉय करेंगी क्या, फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर इन बॉडी। बेसोफिल सिक्रीट करेंगे 3 केमिकल, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। हाईलाइट कर लीजिए। और तीनों इन्वॉल्व हैं किसमें, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। इयोसिनोफिल जिसका परसेंटेज कितना है, 2 से 3% है। ये सबसे पहला हाईलाइट करिए। रजिस्ट करेंगे क्या, इन्फेक्शन को। और आल्सो लिखा है, आल्सो एसोसिएटेड विद किससे, तो कहोगे एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जिक रिएक्शन के ऊपर लिख दीजिए, एलर्जी बढ़ाएंगे कि एलर्जी घटाएंगे, तो ऊपर लिख दीजिए रिड्यूस करेंगे। फिर लिखा है लिम्फोसाइट कितने परसेंट, ये 2 कैटेगरी की हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। चाहे बी हो चाहे टी हो, दोनों किसमें इन्वॉल्व हैं, इम्यून रिस्पांस ऑफ बॉडी। अगली हेडिंग है प्लेटलेट। 3 लाइनें समझ लेते हैं, फिर प्लेटलेट एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालेंगे प्लेटलेट्स। तो चाहे प्लेटलेट कहो, इन्हीं का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है, और इन्हीं का तीसरा नाम सेल फ्रेगमेंट है। सेल फ्रेगमेंट का मतलब सेल के टुकड़े। क्यों कहते हैं इनका नाम, जरा देखो।
तो ध्यान से सुनिए, बोन मैरो पर एक स्पेशल सेल, अभी लिखिएगा नहीं बेटा, एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसका नाम मेगा कैरियोसाइट है। मेगा कैरियोसाइट, मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, और साइट का मतलब सेल। तो ऐसी कोई भी सेल जिसका न्यूक्लियस क्या हो, बड़ा हो, उसका नाम क्या रख दोगे? मेगा कैरियोसाइट। अब फिर देखो, इसी मेगा कैरियोसाइट का हो जाता है ब्रेकडाउन, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जितने टुकड़े बनेंगे, जितने टुकड़े बनेंगे उतनी क्या हो जाएंगे? प्लेटलेट बन जाएंगे। तो प्लेटलेट बनती कैसे हैं? तो कहोगे ब्रेकडाउन ऑफ मेगा कैरियोसाइट से बनती हैं। तो जब सेल टूटेगा तो न्यूक्लियस भी तो टूट जाएगा। इसी नाते जो प्लेटलेट हैं वो कैसी होती हैं? तो ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि प्लेटलेट का नंबर कितना होता है? तो नंबर पहले से पता है क्या? 1,50,000 से लेकर के 3,50,000 क्या पर क्यूबिक mm होता है। फिर आता है प्लेटलेट का फंक्शन, काम बताओ। तो काम देखो, प्लेटलेट का फंक्शन है कि ये इन्वॉल्व हैं इन ब्लड क्लॉटिंग। अब सवाल है कैसे इन्वॉल्व है वो समझिए। तो होता क्या है कि प्लेटलेट रप्चर करती हैं। अब क्यों रप्चर करती हैं वो जरा समझ लो। इधर देखो, ये मान लेते हैं हम लोगों की ब्लड वेसल है और इसमें बढ़िया अच्छे से ब्लड फ्लो कर रहा है। तब तक धीरे धीरे समय के साथ इसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो जाता है। तो जब प्लेटलेट यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा कुछ ना कुछ, और इसमें से ब्लड गुजरेगा तो रफ सरफेस मिल जाएगी, और उसी रफ सरफेस से टकरा के प्लेटलेट टूट जाएंगे। या आपको चोट लग जाए, कैपिलरी रप्चर कर जाए, तो भी वहां सरफेस क्या हो जाती है? रफ हो जाती है। तो जैसे सरफेस रफ होगी वैसे प्लेटलेट क्या हो जाएंगे? रप्चर हो जाएंगे और यहां से रिलीज करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है सेवरल सब्सटेंस, कई चीजें रिलीज करेंगे जो क्या कराएंगे? ब्लड की क्लॉटिंग कराएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा कि वो सब्सटेंस है कौन सा। तो ये वास्तव में है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा सब्सटेंस है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, या इसी का दूसरा नाम प्लेटलेट फैक्टर थर्ड है। और ये जरूरी है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग। तो ध्यान से सुनेंगे, प्लेटलेट रिलीज करती है वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज जो किसमें इन्वॉल्व है? ब्लड क्लॉटिंग में। लेकिन वो है कौन सा? तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, या क्या कहोगे? प्लेटलेट फैक्टर थर्ड। तो अगर घट जाए, एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर रिड्यूस हो जाए क्या? प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट का नंबर अगर घट जाए, जैसे कब घटता है? तो डेंगू में घट जाता है, डेंगू फीवर में घट जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? तो ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आ जाएगी, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा या डिफेक्ट आ जाएगा। और क्लॉटिंग डिसऑर्डर फिर होगा क्या? अगर मान लीजिए कहीं इंजरी हो गई तो फिर खून बहना बंद नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? एक्सेस लॉस हो जाएगा, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। इधर देखो, ये मान लेते कोई कैपिलरी है। डेंगू में होता क्या है कि डेंगू में प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ वहाँ छोटे मोटे टीयर एंड वियर होते रहते हैं, कहीं कैपिलरी रप्चर करती रहती है, लेकिन ब्लड क्लॉट बन जाता है और कैपिलरी का रप्चर सही हो जाता है। जब प्लेटलेट नहीं होंगी या कम होंगी
तो अगर जरा सा भी कैपिलरी रप्चर कर गई तो फिर यहाँ से ब्लड फ्लो होता ही रहेगा, तो अंततः धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, जिसको हैमरेज कहते हैं। जैसे अब ये कहीं भी हो सकता है, हमारे किसी आर्गन में, अगर ब्रेन में हो गया तो उसको ब्रेन हैमरेज कहेंगे, या तो लिवर में हैमरेज हो जाएगा, या तो इंटेस्टाइन में हो जाएगा, या तो किडनी में, कहीं भी हो सकता है, और उससे अंततः डेंगू से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो डेंगू की स्थिति ये है कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट क्या हो जाता है, डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, क्लॉटिंग डिफेक्ट आ जाता है और एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड होता है, उससे अंततः क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो प्लेटलेट में इतने क्वेश्चन याद रखेंगे, लिख लो। नहीं, हाँ, इनका अच्छा सवाल। हीमोफीलिया का प्लेटलेट से कोई लेना देना नहीं है। हीमोफीलिया कब होती है, तो अभी आगे पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कुल 13 फैक्टर लगते हैं, उसमें एक फैक्टर होता है 8 नंबर, फैक्टर होता है 9 नंबर और फैक्टर होता है 11 नंबर। 8 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर ये तीनों प्रोटीन है। और प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन जीन बनाता है, और जीन में म्यूटेशन हो गया है, तो जीन में डिफेक्ट के नाते 8वां नंबर या 9वां नंबर या 11वां नंबर फैक्टर बनता ही नहीं है। अब जब फैक्टर ही नहीं बनेगा तो फिर क्लॉटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो हीमोफीलिया में क्लॉटिंग हुई गड़बड़ क्यों, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर नहीं बना। और यहाँ क्यों, तो यहाँ 3 नंबर की कमी हो गई है। किसकी, 3 नंबर की। लिखो, डेंगू क्या दुनिया का कोई भी बुखार हो उसमें प्लेटलेट काउंट हो जाती है कम। अब डेंगू में हाई फीवर होता है और ये और ज्यादा रप्चर हो जाता है, इनकी सिंथेसिस कम हो जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में प्लेटलेट बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, काम चलता रहता है। अब जब बनना कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, काउंट कम हो जाएगा। हाँ, अगर ब्लड वेसल के अंदर की सरफेस स्मूथ रहे तो प्लेटलेट रप्चर नहीं होंगी, तो क्लॉटिंग का कोई इशू नहीं आएगा। लिख लिया था, देखो ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं यहां। प्लेटलेट, दूसरा नाम थ्राम्बोसाइट, तीसरा नाम सेल फ्रेगमेंट। प्रोड्यूस कहां से होती हैं, तो कहोगे मेगा कैरियोसाइट से। और मेगा कैरियोसाइट क्या है, तो कहोगे स्पेशल सेल हैं। कहाँ, बोन मैरो में। ब्लड नॉर्मली कंटेन कितना, 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट पर क्यूबिक mm। प्लेटलेट रिलीज करेंगे वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, और उसमें से ज़्यादातर कहाँ इन्वॉल्व हैं, तो कहोगे कोआगुलेशन या क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं। ये टिक कर लो। अगर घट जाए क्या नंबर, तो क्या आ जाएगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, और उससे क्या होगा, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग ब्लड ग्रुप, हेडिंग डालिए ब्लड ग्रुप। शुरू करें। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप देखो क्या है। ब्लड ग्रुप की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी कहानी हुई, तो जब जानकारी नहीं थी लोगों को कि ब्लड ग्रुप जैसा भी कुछ होता है, तो किसी का भी ब्लड किसी को भी चढ़ाने का प्रयास करते थे, तो कभी कोई बच जाता था और कभी कोई मर जाता था। तो कहते थे कि जिसने पाप किया वो मर गया और जिसने पाप नहीं किया था वो बच गया। ये बहुत दिनों तक चला, ठीक है, लेकिन बाद में समझ में आया ऐसा कुछ है नहीं। कैसे, तो हो क्या रहा था, वैज्ञानिकों के मन में या सबको ऐसा लगता था कि देखिए सबका ब्लड है रेड, तो हम सब लोगों का ब्लड देखने में एक जैसा दिखता है, एक जैसा होता ही है, लेकिन वास्तव में क्या ये एक जैसा होता है,
तो कहोगे नहीं, ये एक जैसा नहीं होता। तो पहले जो एनसीईआरटी की लाइन है कि ह्यूमन ब्लड एपियर सिमिलर, एक जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर ब्लड को क्लासिफाई करना शुरू किया। तो जब क्लासिफाई करोगे तो ग्रुप में बांटना शुरू करोगे। तो दुनिया में बहुत बार ब्लड की ग्रुपिंग की गई है, लेकिन दो ग्रुपिंग बहुत एक्सेप्टेड हैं। एक नाम है एबीओ ग्रुपिंग और एक नाम है आरएच ग्रुपिंग। तो 3-4 लाइन रटने वाली हैं, तो हमारे साथ ही लिख लीजिए, हमारे साथ ही लिख लीजिए। ह्यूमन ब्लड एपियर सिमिलर लेकिन बट डिफर इन मेनी एस्पेक्ट, कई मामले में क्या होता है, अलग होता है। स्पेशली किस मामले में अलग होता है, तो कहोगे बायोकेमिकल डिफरेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बायोकेमिकल डिफरेंस, एक क्वेश्चन। दूसरा, तभी ह्यूमन ब्लड के वेरियस ग्रुप बनाए गए। तो दो कॉमन ग्रुप हैं, कौन से, तो एक है एबीओ ग्रुपिंग और एक है आरएच ग्रुपिंग। यहां दो रटने वाले सवाल हैं। एबीओ ग्रुपिंग किस साइंटिस्ट ने किया और आरएच किसने किया, तो ये है कार्ल लैंड स्टीनर और ये हैं लैंड स्टीनर एंड वीनर, इसमें दो लोग हैं। ये सब रटने वाला है। तो हमको पढ़ना क्या है, हमको वास्तव में एबीओ ग्रुपिंग पढ़ना है और आरएच ग्रुपिंग पढ़ना है। इतना लिख लीजिए, फिर हेडिंग डालिए एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग, शुरू करें, अभी शुरू करें। हेडिंग डालिए एबीओ ग्रुपिंग। पहले एबीओ पढ़ेंगे और फिर आरएच पढ़ेंगे। एक तो रटने वाला सवाल है कि एबीओ ग्रुपिंग किस आधार पर की गई है। तो एबीओ ग्रुपिंग इस आधार पर की गई है कि हमारे ब्लड में जो आरबीसी है उस पर जो एंटीजन है वो कौन सा है। तो किस आधार पर है, तो ये लिख लेंगे हमारे साथ ही, ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कितने, दो सरफेस एंटीजन कहां पाए जाते हैं, प्रेजेंट ऑन आरबीसी। ये तो रटने वाली लाइन है, आप रट लेंगे। अब कैसे, तो पहले देख लीजिए फिर आराम से लिखिएगा, अभी कुछ लिखेंगे नहीं।
एबीओ ग्रुपिंग के रेस्पेक्ट में दो बातें हैं। अभी लिखना नहीं, देख लो जरा। एक है ब्लड ग्रुप का एंटीजन और एक है ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी। पहले तो यही रटना है, ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडी हैं और ब्लड ग्रुप के एंटीजन है। ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन हैं इनका दूसरा नाम एक ग्लूटिनोजन है और जो एंटीबॉडी हैं इनका दूसरा नाम एक ग्लूटिनिन है। तो एक ग्लूटिनोजन और एक ग्लूटिनिन दो अलग अलग शब्द हो गए। एक और क्वेश्चन, एंटीजन कहां पाया जाएगा? तो ऑन आरबीसी सरफेस। और एंटीबॉडी कहां पाई जाएगी? ऑन प्लाज्मा या इन प्लाज्मा कह सकते हो, इन प्लाज्मा। ये अंतर हो गया। दूसरा सवाल ये है कि एंटीजन किस नेचर का होता है? तो एंटीजन होता है सुगर नेचर का। ये कहां लिखा है एनसीईआरटी में? ब्लड ग्रुप का एंटीजन सुगर होता है, वो 12th वाली एनसीईआरटी में जहां ब्लड ग्रुप दिया है वहां लिखा है कि एंटीजन का नेचर सुगर होता है। तो फिर एंटीबॉडी का नेचर क्या होगा? तो भाई एंटीबॉडी तो एक ही नेचर की होती है, कौन सी? प्रोटीन नेचर की। अभी लिखो ना, सुन लो केवल, कौन सा एंटीजन होता है? तो दो एंटीजन यहां पाए जाते हैं। एक होता है एंटीजन कैपिटल ए और एक होता है एंटीजन कैपिटल बी। तो एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एंटीबॉडी स्मॉल ए और एक होती है एंटीबॉडी स्मॉल बी। एक क्वेश्चन और जरा बता दीजिए, कितने टाइप की एंटीबॉडी पढ़े हो? तो आईजीजी पढ़े हो, आईजीएम पढ़े हो, डी पढ़े हो, ए पढ़े हो, ये सब पढ़े हो। क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड ग्रुप वाली जो एंटीबॉडी हैं वो कौन सी एंटीबॉडी है? आईजीजी है कि आईजीएम है कि आईजीए है कि आईजीडी है कि आईजीई है? तो आंसर देंगे ये आईजीएम है। ये कौन सा क्लास है? आईजीएम। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं लेकिन पूछा गया है, ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी कौन सा है? आईजीएम। अभी लिखो नहीं, लिख लीजिएगा। एंटीबॉडी को एंटीबॉडी स्मॉल ए या इसका एक और नाम है, इनको एंटी कैपिटल ए या एंटी कैपिटल बी भी कहा जाता है। मतलब कैपिटल ए के एंटी तो एंटीबॉडी स्मॉल है और कैपिटल बी के एंटी तो एंटीबॉडी स्मॉल बी। तो चाहे ऐसे कहो चाहे ऐसे। अब पाई कैसे आती वो जरा समझ लीजिए, सारा खेल इनके पाए जाने का है। तो इधर देखिए जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आरबीसी है और इस आरबीसी के बाहर ये प्लाज्मा है। अब देखो कैसे पाई जाती वो आपको समझना है। अभी मैंने आपको बताया है कि ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में दो एंटीजन है और दो ही एंटीबॉडी हैं। तो कौन सा एंटीजन किस एंटीबॉडी के साथ पाया जाएगा वो समझना है। तो होता ये है कि मान लेते हैं हम चार ऑप्शन एक साथ बना लेते हैं, चार आरबीसी, क्योंकि हमारे पास चार ही ऑप्शन है तो हम चारों आरबीसी बना लेते हैं। ये मान लेते हैं आरबीसी हैं और इन सब के बाहर ये क्या है? ढेर सारा प्लाज्मा है। ये ऐसे पड़ा है, ठीक है। और अब देखते हैं कैसा ऑप्शन बनता है। तो ऐसा हो सकता, अभी लिखो नहीं, ऐसा हो सकता है कि ये जगह बेटा कौन सी है? ये क्या है और ये क्या है? आरबीसी। ऐसा हो सकता है कि
इस आरबीसी के सरफेस पर कैपिटल ए एंटीजन पाया जाए। तो अगर कैपिटल ए एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे रखोगे तो बताओ एंटीबॉडी कौन सी रख दें? क्यों स्मॉल ए रखने में कोई दिक्कत है? तो अगर स्मॉल ए रखोगे तो कैपिटल ए से क्या कर जाएगी? रिएक्शन कर जाएगी, और रिएक्शन कर जाएगी तो सारी आरबीसी की क्लम्पिंग होने लगेगी। तो यहाँ क्या नहीं रख सकते हैं? स्मॉल ए नहीं रख सकते हैं। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि यहाँ क्या रखी जाएगी? स्मॉल बी। अच्छा, ये मान लेते हैं कि यहाँ कैपिटल बी एंटीजन है, तो कौन सी एंटीबॉडी रखेंगे? तो स्मॉल बी अगर रख दें तो स्मॉल बी से रिएक्शन हो जाएगी, तो मजबूरी में क्या रखना पड़ेगा? स्मॉल ए रखेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अगर यहाँ ए भी है और यहाँ बी भी है, अब बताओ, तो अगर हम यहाँ स्मॉल ए रखेंगे तो इससे रिएक्शन कर जाएगी, और स्मॉल बी रखेंगे तो इससे रिएक्शन, तो कौन सी रखें? तो हम कोई नहीं रख सकते हैं। इसी नाते नेचर ने व्यवस्था की है कि यहाँ एंटीबॉडी नहीं रखेंगे। अच्छा, एंटीजन ही नहीं है, अब कैपिटल ए भी नहीं और कैपिटल बी भी नहीं है, तो चाहे जो एंटीबॉडी रख लो, ए भी रख सकते हो और बी भी। अब देखिए नाम कैसे रखा जाता है ये आप समझिए, ध्यान से सुनेंगे। जब कभी आरबीसी के सरफेस पर कैपिटल ए एंटीजन हो और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी हो, तो ये हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप। आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन हो तो बी ब्लड ग्रुप, आरबीसी के सरफेस पर दोनों हो तो ए बी ब्लड ग्रुप, और आरबीसी पर कोई एंटीजन ना हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ। नाम किस आधार पर रख रहे हो? एंटीजन के आधार पर कि एंटीबॉडी के आधार पर? तो जब किसी ब्लड ग्रुप का नाम होता है वो एंटीजन के आधार पर रखा जाता है। ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एंटीबॉडी अपने आप निकाल लोगे। अगर एंटीजन ए रखेंगे तो एंटीबॉडी बी रखना पड़ेगा, एंटीजन बी रखेंगे तो एंटीबॉडी ए रखना पड़ेगा। एंटीजन दोनों रखोगे तो एंटीबॉडी रख नहीं सकते हैं, और एंटीजन है नहीं तो एंटीबॉडी चाहे जो रख लीजिए। तो कंक्लूसिव टेबल बनेगी। मान लेते हैं कि यहां हम लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप, यहां लिख लेते हैं एंटीजन, और यहां लिख लेते हैं एंटीबॉडी। तो जरा बताएं, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन बी एंटीबॉडी, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए भी रखेंगे और बी भी रखेंगे, और एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे? एब्सेंट। अच्छा, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ये एब्सेंट हो जाएंगे, और यहां स्मॉल ए भी होगा और स्मॉल बी भी। देखिए कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं है? ओ। और कौन सा है जिसमें एंटीबॉडी नहीं है? तो ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन और ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप विद बोथ एंटीजन ए बी, और ब्लड ग्रुप विद बोथ एंटीबॉडी। चलो लिखो, तो अब वो 4 क्वेश्चन बता दीजिए। ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन ओ, और ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीबॉडी विद बोथ एंटीजन विद बोथ एंटीबॉडी। लिखो चारों लाइनें, बढ़ा दे बेटा आगे।
लिख लीजिए ब्लड ग्रुप with both एंटीजन, क्या बताओगे? ए बी। ब्लड ग्रुप विद बोथ एंटीबॉडी, अब क्या बताओगे? ओ। ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन, ओ। और ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीबॉडी, ए बी। हो गया? अब हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े सवाल समझने हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, ये भी समझना है। किसको दिया जाता है तो सबको पता ही है, कौन सा नहीं दिया जाता ये भी पता है। बस कारण अभी लेटेस्ट में 2021 में एक सवाल पूछ लिया था कि ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्यों एनसीईआरटी में दिया नहीं है? और बुकलेट देखिए 2021 में ही सवाल आया है। शुरू करें तो पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा बाद में, पहले देख लो जरा। इधर देखो, सामान्यतया क्या होता है, नॉर्मल कौन सी बात है? तो नॉर्मल बात यह है कि अगर एंटीजन कौन सा है, कैपिटल ए है और विद एंटीबॉडी स्मॉल बी है, या दूसरा ऑप्शन है एंटीजन कैपिटल बी है विद एंटीबॉडी स्मॉल ए है, ये दोनों कंडीशन नॉर्मल हैं। बताओ क्या एंटीजन एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होगी? नहीं होगी। नो अभी लिखना नहीं, देख लो। नो रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। तो क्या आरबीसी आपस में क्लंपिंग करेंगी? जब रिएक्शन नहीं होगा तो क्लंपिंग नहीं करेंगी, तो रिजल्ट होगा नो क्लंपिंग ऑफ आरबीसी। अगर कैपिटल ए एंटीजन के सामने स्मॉल बी एंटीबॉडी आ जाए या कैपिटल बी एंटीजन के सामने स्मॉल ए एंटीबॉडी आ जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो क्लंपिंग नहीं होगी। लेकिन यदि, ये तो नॉर्मल है, इफ की बात कर रहा हूं, यदि ऐसा हो जाए कि एंटीजन कैपिटल ए किसके साथ आ जाए, एंटीबॉडी स्मॉल ए के साथ आ जाए, या दूसरा ऑप्शन एंटीजन कैपिटल बी किसके साथ आ जाए, एंटीबॉडी स्मॉल बी, तो जरा बताओ क्या होगा? तो कैपिटल ए किससे रिएक्शन करेगा और कैपिटल बी किससे करेगा? इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी किसकी? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन कहां होंगे? आरबीसी पर, और एंटीबॉडी कहां होंगे? प्लाज्मा। जितनी एंटीबॉडी पर ये वाला जितने
जितनी आरबीसी पर ये वाला एंटीजन होगा वो सारी आरबीसी आपस में चिपकने लगेंगी और इसको कहेंगे क्या? क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, या इसी का एक दूसरा नाम है क्या नाम है? एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी होगी और इसका रिजल्ट है कि हो सकता क्या हो जाए? डेथ हो जाए। इसी नाते ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जब कभी क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उससे पहले क्या कर लेते हैं? पहले की बाद ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कि ट्रांसफ्यूजन करने के बाद? तो ट्रांसफ्यूजन करने के पहले ही क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे। किसको मैच कर लेंगे? दो लोगों को, डोनर और रिसिपिएंट ब्लड। क्यों मैच करेंगे? मैच क्यों करेंगे? तो इनको एवॉइड करना है। एवॉइड करना है किसको? क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। अब ध्यान से सुनो, भी लिखो नहीं, कुछ सुन लो, भी सब बताएंगे, आराम से लिखिएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में से पहले मैच कर लेते हैं किसको? डोनर और रेसिपिएंट ब्लड को। क्यों मैच करते हैं? क्योंकि एवॉइड करना है क्या? क्लम्पिंग। और अगर क्लम्पिंग आप एवॉइड करना चाहते हो तो क्या नहीं होने दो? तो कभी भी कैपिटल ए के सामने क्या ना आने दो, या कैपिटल बी के सामने क्या ना आने दो। यही तो एवॉइड करना है। अगर कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आ गया तो फिर आप क्लम्पिंग रोक नहीं सकते हो, या कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी आ गया तो भी क्लम्पिंग नहीं रोक सकते हो। यदि आप क्लम्पिंग रोकना चाहते हो तो ये पता कर लो कि डोनर के पास एंटीजन कौन है और रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी कौन है। देखो कैसे। जब कभी ट्रांसफ्यूजन होता है तो दो लोग होते हैं। एक कौन होता है? डोनर। और एक कौन होता है? रेसिपिएंट। जो डोनर होता है इसके पास एंटीजन होता है कि नहीं, और एंटीबॉडी? भैया उसका ब्लड ले रहे हो तो एंटीजन भी होगा, एंटीबॉडी भी होगा। अच्छा, जो रेसिपिएंट है उसके पास क्या होगा? उसके पास भी एंटीजन होगा और उसके पास भी एंटीबॉडी होगी। जब यहां का ब्लड आप यहां लाओगे तो रिएक्शन शुरू होगी। जरा बताओ किसके किसके बीच रिएक्शन होगी? आराम से सोचें, जल्दी नहीं है। तो देखो रिएक्शन किसकी होगी? डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट के बीच रिएक्शन होगी, और डोनर की एंटीबॉडी और रेसिपिएंट के एंटीजन के बीच रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन की कोई वैल्यू नहीं है और ये वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू है। होती है ये भी रिएक्शन, लेकिन इसका बहुत इंपैक्ट नहीं है। इंपैक्ट किसका है? तो दो लोगों का इंपैक्ट है, देने वाले के और लेने वाले के एंटीबॉडी के बीच का जो रिएक्शन है यही इंपैक्ट है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो, जैसे देने वाला ए ब्लड ग्रुप का है तो एंटीजन बताओ। इधर एंटीजन लिखते हैं ना, एंटीजन बताओ। एंटीजन कैपिटल ए, एंटीबॉडी बताओ, एंटीबॉडी स्मॉल बी। अच्छा, लेने वाला भी ए ही ब्लड ग्रुप का है। इधर क्या लिखते हैं? एंटीजन कैपिटल ए, इधर क्या लिखते हैं? एंटीबॉडी स्मॉल बी। अभी मैंने बताया देने वाले के एंटीजन और लेने वाले की, तो यही तो है देने वाले के एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी। बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? है? नो रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? और अगर रिएक्शन नहीं होगी तो क्या क्लम्पिंग होगी? नहीं। तो क्लम्पिंग नहीं होगी तो बताओ मैच की मिसमैच?
मैच्ड। वापस आते हैं, जब कभी ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप को टेस्ट करते हैं और मैच कराते हैं। तो मैच कराने में क्या मैच कराते हैं? तो ये मैच कराते हैं कि देने वाले के पास एंटीजन कौन सा है, देने वाले के पास एंटीजन कौन सा है और लेने वाले के पास एंटीबॉडी कौन सी है। जैसे देने वाले के पास ए एंटीजन है और लेने वाले के पास बी एंटीबॉडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन होगा नहीं, तो क्या कर जाएगा, मैच। फिर देखो, मान लेते हैं अभी भी देने वाला ए ही ब्लड ग्रुप का है, एंटीजन बताओ ए, एंटीबॉडी बी। अच्छा, लेने वाला हमने बी ब्लड ग्रुप का कर दिया। अब बताओ इसका इधर क्या लिखते हैं, एंटीजन, एंटीजन क्या होगा, बी, और एंटीबॉडी स्मॉल ए। यही तो हैं जो हमको टेस्ट करना है। बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, रिएक्शन हो जाएगी। और अगर रिएक्शन हो गई तो क्लम्पिंग हो जाएगी, और अगर क्लम्पिंग हो गई तो मैच की मिस मैच। तो ये क्या है, मिस मैच। तो कंक्लूसिव लाइन ये बताओ कि बिफोर ट्रांसफ्यूजन डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं, एवॉइड करने के लिए कि क्या ना हो, क्लम्पिंग। कैसे एवॉइड करते हो, तो ये सुनिश्चित करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन ना हो। यदि रिएक्शन नहीं होगा तो क्लम्पिंग नहीं होगी, और अगर हो जाएगा तो क्लम्पिंग हो जाएगी। फिर से सुन लेते हैं, जब कभी एंटीजन ए के सामने एंटीबॉडी बी होती है या एंटीजन बी के सामने एंटीबॉडी ए होता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई क्लम्पिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे ही एंटीजन ए के सामने एंटीबॉडी ए आती है या एंटीजन बी के सामने एंटीबॉडी बी आती है, वैसे ही रिएक्शन हो जाता है और वैसे ही क्लम्पिंग हो जाती है। क्लम्पिंग हो जाने को कहते हैं एग्लूटिनेशन, और रिजल्ट में क्या हो जाएगी, डेथ। किसकी, देने वाले की कि लेने वाले की, हैं? देने वाला काहे मरेगा, वो तो दे के गया, कि उसको पकड़ के लाओगे तुम भी मरो साथ में, ऐसे तो होगा नहीं। तो क्या हो जाता है, बिफोर ट्रांसफ्यूजन से पहले हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। किसको, डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड को। क्यों मैच करेंगे, एवॉइड करना है क्लम्पिंग। और कैसे एवॉइड करेंगे वो यहां समझाया है। जब ब्लड देने वाला है, ब्लड लेने वाला है, देने वाले में एंटीजन एंटीबॉडी दोनों, लेने वाले में भी एंटीजन एंटीबॉडी दोनों, रिएक्शन तो दोनों होती हैं लेकिन ये वैल्यूएबल नहीं है, ये वैल्यूएबल रिएक्शन है। कौन सी, देने वाले के एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी। अब देखो एग्जाम्पल से, देने वाला ए है, लेने वाला ए है, इसका एंटीजन कैपिटल ए और इसकी एंटीबॉडी, क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो जब रिएक्शन नहीं होगी तो क्या हुआ, मैच। देने वाले के एंटीजन ए है और लेने वाले की एंटीबॉडी भी क्या है, ए, रिएक्शन हो जाएगी तो क्या कहोगे, मिस मैच। और देखो, देने वाला अभी ए ही है, एंटीजन बताओ ए, एंटीबॉडी बी, लेकिन लेने वाला मैंने बदल के ए बी कर दिया है। एंटीजन कौन से लिखोगे, ए और बी, एंटीबॉडी होगी ही नहीं। बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, हैं? अब जब इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है तो क्या रिएक्शन होगी, नहीं। और अगर रिएक्शन नहीं होगी तो क्या कहोगे, मैच। तो जो कंक्लूसिव लाइन है कि डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं, एवॉइड करना है क्लम्पिंग को। कैसे, तो ये सुनिश्चित करना है कि डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी के बीच क्या ना हो, रिएक्शन ना हो। अगर रिएक्शन नहीं हुई तो मैच, और अगर रिएक्शन हो गई तो क्या, मिस मैच। तो देने वाले का क्या महत्वपूर्ण है, एंटीजन, और लेने वाले का क्या महत्वपूर्ण है, एंटीबॉडी। एक आखिरी सवाल, क्लम्पिंग क्यों हो जाती है इस केस में, तो क्लम्पिंग क्यों हो जाती है वो यहां समझ में आएगा। इधर देखो, ये कोई व्यक्ति है,
इसके पास मान लेते हैं कि 4 लीटर ब्लड है और खून की कमी है, और ये उसका डोनर है। डोनर ने इसको ब्लड दे दिया, कितना देता है? 4 लीटर। अपना सारा निचोड़ के इनकम भर देंगे, ऐसा थोड़े है। 1 लीटर भी नहीं देते हैं, 300 ml देते हैं। क्या चाहते हो ये डोनर मर जाए? 300 ml ब्लड देते हैं भैया, ठीक है। अब 300 ml ब्लड दिया गया, अब 300 ml यहाँ ब्लड आया, तो इसके पास पहले से 4 लीटर प्लाज्मा है ढेर सारी, और प्लाज्मा है तो उसमें ढेर सारी क्या पड़ी होंगी? एंटीबॉडी पड़ी होंगी। और मान लेते हैं कि इसके पास एंटीबॉडी स्मॉल ए है, और इसने क्या भेज दिया? कैपिटल ए भेज दिया। तो बताओ क्या होगा? जितने आरबीसी, जितनी आरबीसी के ऊपर क्या होगा? जितनी आरबीसी के ऊपर कैपिटल ए एंटीजन होगा, उनके ऊपर ये 4 लीटर एंटीबॉडी टूट पड़ेंगे, और सब सारी एंटीबॉडी यहां रिएक्शन करेंगी, तो ये सब आपस में चिपक जाएंगे। आरबीसी किसकी हैं? डोनर की। और चिपकेंगे किसकी बॉडी में? रेसिपिएंट की। तो मरेगा कौन? रेसिपिएंट मरेगा। ब्लड किसका? डोनर। आरबीसी किसकी? डोनर। क्लंपिंग कहां हुई? रेसिपिएंट में। तो डेथ किसकी होगी? रेसिपिएंट। ये क्यों क्लंपिंग हो जाती है? तो आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। जैसे किसी टेबल पर छोटी छोटी बूंदें पड़ी हों, थोड़ी देर बाद देखोगे सब मिल जाएंगे और मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना लेते हैं। क्यों? एकता में ताकत है। क्यों मिल जाती हैं? तो फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, छोटी बूंद का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, और सब लोग टेंशन घटाना चाहते हैं, तो सब लोग मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे? बड़ी ड्राफ्ट। टेंशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अभी आरबीसी की सरफेस टेंशन जैसे बढ़ेगी, टेंशन घटाने के लिए क्या हो जाएंगे? सब चिपक जाएंगे, और उसको क्या कहोगे? क्लंपिंग ऑफ आरबीसी या एग्लूटिनेशन। तो देने वाले का क्या महत्वपूर्ण है? एंटीजन, और लेने वाले का एंटीबॉडी। याद रखिएगा, पहले इसको लिखो। चलो इधर देखो, जरा बताओ। जैसे यहां लिख दिया ब्लड ग्रुप, और यहां लिख दिया कंपैटिबल डोनर, और यहां नॉन कंपैटिबल डोनर। जरा बताओ, जैसे मान लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका कंपैटिबल डोनर क्या होगा? मतलब ए को कौन ब्लड देगा? तो भाई ए को ए देगा और ओ देगा। तो कौन नहीं देगा? जो नहीं देते वो नॉन कंपैटिबल होते हैं। तो कौन नहीं देगा? बी नहीं देगा और ए बी। चलो अच्छा ठीक। अच्छा, अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो उसको बी देगा और ओ देगा। कौन नहीं देगा? ए और ए बी। अच्छा, अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसको ए भी देगा, बी भी देगा, ए बी भी और ओ भी। तो कौन नहीं देगा? ऐसा कोई है ही नहीं जो ना दे। अच्छा, अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसको ओ वाला तो ब्लड देगा, लेकिन ना तो ए देगा, ना तो बी देगा, और ना ही ए बी देगा। जरा आराम से बताएं। ध्यान से देखें अगर, तो ए को ओ ने दिया है, बी को भी ओ ने दिया है, ए बी को भी ओ ने दिया है, और ओ को तो दिया ही है। वो सबको दिया गया है, तो ओ क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्यों? तो देने वाले का एंटीजन महत्वपूर्ण होता है। ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो क्या रिएक्शन होने का खतरा है?
कोई खतरा नहीं, अभी लिखो नहीं। ओ ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि एंटीजन बोथ ए और बी एंटीजन क्या हैं? एब्सेंट हैं। कहां? ऑन आरबीसी। अब जब एब्सेंट हैं तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। अब यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है? गिवन टू पर्सन ऑफ एनी ब्लड ग्रुप। किसी को भी तो दे सकते हो। अच्छा, ए बी का हाल क्या है? इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों? तो ना तो एंटीजन, ना तो एंटीबॉडी स्मॉल ए है और ना तो एंटीबॉडी स्मॉल बी है। कहां? प्लाज्मा में। तो बोथ एंटी कैपिटल ए और एंटी कैपिटल बी कहां? एब्सेंट है। कहां? प्लाज्मा में। इसी नाते यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब क्या है? ये एक्सेप्ट कर लेगा ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। दो क्वेश्चन, एक और सवाल बता दो। ओ ब्लड ग्रुप किसका किसका ब्लड ले सकता है? तो ओ कैन टेक ओनली क्या? ओ। अच्छा, ए बी किसको किसको दे सकते हो? देख लो, हमको जल्दी नहीं है। ए बी किसको दे सकते हो? ए बी सिर्फ ए बी को दे सकते हो। तो ए बी बहुत चालू है। क्या लेंगे? सबका। और देंगे किसको? केवल ए बी को। ए बी कैन गिवन टू क्या? ए बी ओनली। ये भी सवाल आया है। ए बी वाला किसका ले सकता है? किसी का भी। ये सबको पता है, एग्जामिनर को पता है, इसमें तो पूछता नहीं है। ए बी किसको दे सकते हो? ए बी सिर्फ ए बी को दे सकते हो। लिखो। अच्छा, ये भी खूब रट लो, खूब रटा है। ए वाला ब्लड किसको दे सकते हो? एक और। अच्छा, बी वाला किसको दे सकते हो? बी को और। अच्छा, ए बी किसको दे सकते हो? सिर्फ ए बी को। और ओ सबको दे सकते हो। ठीक है, तो देने के पॉइंट ऑफ व्यू में देखना अलग है और लेने के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है? अलग है। ए वाला को कौन ब्लड नहीं दे सकता है? तो ना बी देगा ना ए बी। और बी वाले को कौन नहीं दे सकता है? और ओ वाले को कौन नहीं दे सकता है? तो ना ए देगा, ना तो बी देगा, ना तो ए बी। और ए बी को कौन नहीं दे सकता है? तो ए बी को सब देंगे। दो सवाल, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत बढ़िया बनाया है। पेज 40, क्वेश्चन 41। साइड हेडिंग डालो RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग देख लो। एक है लैंडस्टीनर, उन्होंने क्या बताया था?
तो उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन आरबीसी है, अभी लिखिएगा नहीं, मान लेते हैं ये ह्यूमन आरबीसी है। इन्होंने कहा था कि ह्यूमन आरबीसी पर पाया जाता है एंटीजन, या तो वो ए होगा या तो वो बी होगा, और इसी आधार पर इन्होंने कौन सा सिस्टम दिया था, एबीओ ग्रुपिंग किया था। लेकिन लैंडस्टीनर के एक स्टूडेंट जिसका नाम वीनर है, उनको भी पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर ह्यूमन आरबीसी पर एक और एंटीजन पाया जाता है, ह्यूमन आरबीसी पर एक और एंटीजन पाया जाता है। कहा उसके अलावा, कहा उसके अलावा पाया जाता है। कहा कहाँ खोजे, तो कहा जो ये एंटीजन है सिमिलर टू एंटीजन प्रेजेंट इन रहीसस मंकी। कहा रहीसस मंकी की आरबीसी पर एक एंटीजन पाया जाता है, वैसा ही एंटीजन हमारी आरबीसी पर है। फिर से सुनते हैं। लैंडस्टीनर ने बताया कि हमारी आरबीसी पर एक एंटीजन है, या तो ए या तो बी, उस आधार पर हम एबीओ सिस्टम बनाते हैं। ए है तो ए ग्रुप, बी है तो बी ग्रुप, दोनों है तो ए बी ग्रुप, और कोई नहीं है तो ओ ग्रुप बनाते हैं। बात खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद उन्हीं के एक स्टूडेंट वीनर, उन्होंने क्लेम किया कि हमारी आरबीसी पर गुरुजी के बताए जो एंटीजन है वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ एंटीजन है, एन अदर एंटीजन। तो दौड़े दौड़े किसके पास आए, लैंडस्टीनर के पास आए, उनको बताए। कहे कहाँ देखे हो, तो कहा ऐसा एंटीजन है, वैसा ही एंटीजन किसमें है, रहीसस मंकी में। तो कहा इस एंटीजन का नाम क्या रखा जाए। तो या तो लैंडस्टीनर अपने नाम पे नाम रखवा लेते, तो इसका नाम होता एल एंटीजन, लेकिन कहा अपने नाम पे ना रखो, उस बंदर के नाम पर रखो जहां खोजे हो। तो किसमें खोजे हैं, रहीसस में। तो इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया RH एंटीजन। कहां मिला, ऑन आरबीसी। लैंडस्टीनर ने फिर होमवर्क दे दिया वीनर को। क्या कहा, पता करो कि कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये एंटीजन मिलता है और कितने लोग हैं जिसमें ये एंटीजन नहीं मिलता है। तो उन्होंने ही बताया कि RH एंटीजन प्रेजेंट होता है लगभग 80% ह्यूमन में, और RH एंटीजन एब्सेंट होता है तो लगभग कितने, 20% ह्यूमन में। तो यहीं से फिर RH ग्रुपिंग की गई। क्या कहा गया, कहा गया ऐसे लोग जिनकी आरबीसी पर RH एंटीजन है उनको कहा जाएगा RH पॉजिटिव, और जिनके ऊपर RH एंटीजन नहीं है उनको कहा जाएगा RH नेगेटिव। तो ग्रुपिंग में एक हो गया कौन सा, RH पॉजिटिव। किनको कहा गया, जिसमें RH एंटीजन क्या था, प्रेजेंट था। और दूसरा ग्रुप कौन सा बना दिया गया, RH निगेटिव। किनको कहा गया, जिसमें RH एंटीजन क्या था, एब्सेंट था। तो कितने लोग RH पॉजिटिव हैं, तो लगभग 80%। और कितने लोग निगेटिव हैं, तो लगभग कितना, 20%। तो ओवरव्यू ये है कि हम लोगों की आरबीसी पर ए और बी एंटीजन के अलावा एक एंटीजन और मिल गया। उस एक एंटीजन और को कहा गया कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रहीसस मंकी में है, तो क्यों ना इसका नाम क्या रख दिया जाए, RH एंटीजन रख दिया जाए।
फिर पता किया गया कि ये RH एंटीजन सब में नहीं प्रेजेंट है, 80% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और 20% में एब्सेंट है। जिनमें प्रेजेंट है उनको क्या कह दिया गया, RH पॉजिटिव, और जिनमें एब्सेंट था उनको क्या कह दिया गया, RH निगेटिव। लिखो। जैसे किसी में कैपिटल A एंटीजन है तो उसमें B एंटीबॉडी पाई जाती है, किसी में B एंटीजन है तो A एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर किसी में दोनों है तो नहीं पाया जाता है, और किसी में एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि एबीओ सिस्टम में जो एंटीजन हैं उनके खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो नेचुरली हमारे ब्लड में पाई जाती है। ए है तो बी एंटीबॉडी, बी है तो ए एंटीबॉडी। वो अलग बात है, रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन पाई तो जाती है। ये बताओ RH एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होंगी वो हमारे ब्लड में होंगी कि नहीं होंगी? तो याद रखिएगा, RH एंटीजन के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नेचुरली नहीं पाई जाती है। शुरू करें। अगर कौन सा सिस्टम है, एबीओ सिस्टम है, तो ए और बी एंटीजन के खिलाफ स्मॉल ए और स्मॉल बी एंटीबॉडी नेचुरली प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट इन कहां, प्लाज्मा। बस आप ये बताओ, अगर किस और RH सिस्टम की अगर हम बात करें तो दो लोग होते हैं, एक होता है क्या RH पॉजिटिव और एक होता है क्या RH निगेटिव। इसके पास RH एंटीजन है कि नहीं है, और इसके पास एंटीबॉडी का बताओ हाल। तो चाहे RH एंटीजन हो और चाहे RH एंटीजन ना हो, RH एंटीबॉडी ना तो इसके पास होगी और ना तो इसके पास होगी। मतलब RH एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन क्या होती हैं, नेचुरली क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। किसमें, प्लाज्मा में। लेकिन अभी लिखो नहीं, सुन लो, लेकिन यदि हो जाए ऐसा कि RH पॉजिटिव वाले का ब्लड RH निगेटिव में आ जाए, ये मान लेते हैं डोनर है, ये मान लेते हैं रेसिपिएंट है, तो ध्यान सुनना, जैसे ही पॉजिटिव वाला ब्लड निगेटिव में आएगा, इसकी बॉडी में इसका जो शरीर होगा वो प्रोड्यूस करेगा क्या, एंटीबॉडी। इसके पास है क्या, इसके पास तो RH एंटीजन है ना। तो जैसे ही RH एंटीजन यहां आएगा, इसकी बॉडी क्या प्रोड्यूस कर देगी, एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट। और इन्हीं एंटीबॉडी को क्या कहते हो, RH एंटीबॉडी। उसके बाद क्या होगा ये बताओ बस। तो अगर RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH निगेटिव में आया, इसकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएंगी, और ये एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट टू किससे, RH एंटीजन। और अगर ये रिएक्शन हो गया तो क्या होगा, तो वही कहानी फिर से आएगी, RBC की क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग, या इसी को क्या कहते हो, एग्लूटिनेशन। और इसका भविष्य क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो बताओ, ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ग्रुप मैच करेंगे कि नहीं? आंसर पहले दे दे तो सोचते हो ही नहीं।
ट्रांसफ्यूजन से पहले आरएच ग्रुप मैच करोगे कि नहीं? तो मैच करेंगे। क्यों? अगर मैच नहीं करोगे और कहीं पॉजिटिव वाले का ब्लड किसको दे दिया? निगेटिव को दे दिया, तो निगेटिव वाला क्या बना लेगा? एंटीबॉडी बना लेगा, और फिर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा? क्लम्पिंग। इसी नाते ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आरएच ग्रुप या जो आरएच ग्रुपिंग है उसको भी क्या करना है? कंसिडर करना है। अगर कंसिडर नहीं करोगे तो क्या हो सकता है? क्लम्पिंग हो सकती है। जरा बताओ, मान लेते हैं कि डोनर आरएच पॉजिटिव है और रेसिपिएंट भी आरएच पॉजिटिव है। बताओ मैच है कि मिसमैच? सोच लो। तो इसके पास एंटीजन है और इसके पास भी एंटीजन है, तो बाहर से आने पर कोई फर्क पड़ेगा? जो एंटीजन बाहर से आया है वो उसके पास पहले से मौजूद है, तो क्या कोई एंटीबॉडी बनेगी? नहीं। तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं। तो क्या हो गया? मैच्ड। चलो, अच्छा, आरएच निगेटिव देने वाला भी है और आरएच निगेटिव ही लेने वाला है। अब बताओ तो भैया देने वाले के पास एंटीजन है नहीं और लेने वाले के पास भी एंटीजन है नहीं, बाहर से एंटीजन आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया। तो क्या एंटीबॉडी बनेंगी? नहीं बनेंगे। तो फिर से क्या हो गया? मैच। अच्छा, अभी भी देने वाला निगेटिव है और लेने वाला पॉजिटिव है। अब बताओ, देने वाले ने एंटीजन दिया है कि नहीं? इसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो क्या बाहर से एंटीजन आया? नहीं। तो क्या एंटीबॉडी यहां बनेंगी? नहीं। तो फिर क्या हो गया? तो ये भी क्या है? मैच। अच्छा, ये हो जाए, देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला निगेटिव। अब बताओ, तो इसके पास एंटीजन है ना और इसके पास एंटीजन नहीं है। अगर ये एंटीजन है और यहां आए तो अब क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। कहां? इसमें बनेगी, और एंटीबॉडी बनेगी तो रिएक्शन होगा, तो क्लम्पिंग होगी। तो बताओ मैच कि मिसमैच? तो अब ये क्या है? मिसमैच। अब देखो क्या है, पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव चढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव वाले का निगेटिव चढ़ा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव वाले का पॉजिटिव चढ़ा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस क्या नहीं करना है? पॉजिटिव वाले का निगेटिव मगर चढ़ाए तो बताओ एंटीबॉडी बनाएगा कौन? पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला? निगेटिव वाला। किसके खिलाफ बनाएगा? पॉजिटिव पर पाए जाने वाले आरएच एंटीजन के खिलाफ। फिर एंटीबॉडी बनेंगी, रिएक्शन होगा, क्लम्पिंग होगी। तो जान किसकी जाएगी? पॉजिटिव वाले की कि निगेटिव वाले की? भैया जो एंटीबॉडी बनाएगा उसी में तो क्लम्पिंग होगी, तो जान किसकी जाएगी? निगेटिव वाले का। और गलती कौन किया है? पॉजिटिव वाले ने। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, गलती मतलब दिया तो वही खून है। और देखो, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम दोनों को मिला दिया जाए तो बताओ कितने टाइप के ब्लड ग्रुप बनेंगे? तो बनेंगे कुल 8 टाइप के। कैसे? देखो, जैसे ए का पॉजिटिव, बी का पॉजिटिव, ए बी का पॉजिटिव और ओ का पॉजिटिव। ए का निगेटिव, बी का निगेटिव, ए बी का निगेटिव और ओ का निगेटिव। तो एबीओ सिस्टम आरएच सिस्टम मिल करके कुल कितने प्रकार के ब्लड बना देंगे? तो कहोगे 8 टाइप के ब्लड। आराम से बताएंगे कौन सा ब्लड इसमें यूनिवर्सल डोनर है।
क्यों, पॉजिटिव वाली लड़ाई है क्या? तो अगर ओ पॉजिटिव दोगे किसी को, तो देखो उसको दो क्या दोगे। ओ पॉजिटिव देने का मतलब है आपने ए नहीं दिया, आपने बी नहीं दिया, लेकिन आपने दे क्या दिया, आर एच दे दिया, और जैसे आर एच दोगे एंटीबॉडी बन जाएंगे। अच्छा ओ निगेटिव जब दोगे तो ना तो ए दिया, ना तो बी दिया, और ना तो आर एच। तो बताओ इतने से में से कौन सा है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है? ओ निगेटिव। ना तो ए एंटीजन है, ना तो बी एंटीजन है, और ना तो आर एच एंटीजन है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो कहोगे ओ निगेटिव। क्यों? क्योंकि एब्सेंट हैं ए भी, बी भी और आर एच भी। तो ये किसको दे सकते हो? तो क्वेश्चन है, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए, उसके साथ में कोई नहीं है, उसको खून की कमी है, बगैर उससे पूछे उसको कौन सा ब्लड चढ़ा दिया जाए? उसको ओ निगेटिव चढ़ा दो, वो चाहे जिस ब्लड ग्रुप का हो। तो ये दिया जा सकता है, गिवन टू पर्सन ऑफ क्या, एनी ब्लड ग्रुप। अच्छा ये बताओ यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा? बताओ भैया। नेगेटिव वाला नहीं होगा? अभी बताया है नेगेटिव होगा, उसमें पॉजिटिव जैसे मिलाओगे क्या हो जाएगी, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया कौन मिलेगा? ए बी पॉजिटिव। तो अगर यूनिवर्सल डोनर पूछेगा तो आंसर क्या बताओगे? ओ निगेटिव। और रेसिपिएंट पूछेगा तो ए बी पॉजिटिव। चलो लिखो। और पीछे इसके है ये, हाँ ये भी है, हाँ लिखो। और पीछे इसके देखो कैसे लिखा है। कह रहा जैसा कि आप जानते हैं, अगर इनसे ये पूछा जाए बताए कहां थे, बताए तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ लिखे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं। पूरा किताब देख डालो, कहीं नहीं बताए हैं कि ब्लड ऑफ ह्यूमन क्या है, डिफर है कई मामले में, जबकि एपियर क्या है, एपियर क्या है, सिमिलर। दिखता कैसा है, एक जैसा, होता कैसा है, अलग अलग। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। दो मेन ग्रुपिंग है, एक कौन सा, एक आरएच, ये दुनिया भर में एक्सेप्टेड है। एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड ऑन, ये टिक कर लीजिए इंपॉर्टेंट है, या तो प्रेजेंस या तो एब्सेंस। कितना, दो, क्या सरफेस, क्या एंटीजन। अब एंटीजन क्या है तो ब्रैकेट में है, इसका कोई मतलब नहीं है। एंटीजन वो केमिकल है जो इम्यून रिस्पांस देता है। एंटीजन कहाँ पर, आरबीसी। एक का नाम क्या है, कैपिटल ए एंटीजन, एक का नाम कैपिटल बी। इसी तरीके से प्लाज्मा में दो क्या पाए जाएंगे, क्या लिखा है, नेचुरल एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है जो किसके खिलाफ बनती है, एंटीजन। जो एंटीजन एंटीबॉडी से हिसाब से कितने ग्रुप बनेंगे, 4। कह रहा वो टेबल देख लो, तो टेबल अभी देख लेंगे। कह रहा है यू प्रॉब्ली नो, कह रहा हो सकता आप जानते हो, भरोसा ही नहीं है, हो सकता है कि आप जानते हो क्या, कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, कि कोई भी यूज कर लोगे, एनी ब्लड कैन नॉट यूज, बस यहां नॉट हटाना है, बस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। ब्लड ऑफ डोनर को केयरफुली क्या करना है, किससे, ब्लड ऑफ रेसिपिएंट, बिफोर की आफ्टर, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्यों, तो कहोगे एवॉइड सीरियस प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है, क्लंपिंग, या क्या कहोगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। कंपैटिबिलिटी यहां दी है, जरा बताओ। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, और डोनर ग्रुप कौन सा है, तो ये कंपैटिबल डोनर है, तो बगल में बढ़ा दीजिए।
किसका किसका नहीं, कौन डोनर नहीं होगा? तो ना तो बी है और ना तो ए बी है, नॉट डोनर। ए का कौन डोनर है? ए और ओ, तो कौन नहीं है? तो बी का कौन है? बी और ओ, तो कौन नहीं है? ए और ए बी। ए बी का कौन है? तो सब हैं, तो कौन नहीं? कोई है ही नहीं। और ओ का कौन है डोनर? ओ, तो कौन नहीं है? तो ना तो ए है, ना तो बी है और ना तो ए बी है। कह रहा ऊपर जो मेंशन है टेबल, उससे प्रमाणित हो रहा है क्या कि जो ओ ग्रुप है ये दिया जा सकता है किस पर्सन को? किसी को भी। हेंस ओ ग्रुप क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। क्यों? ये क्यों नहीं लिखा है? तो क्यों बताया मैंने क्या? तो क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? एंटीजन नहीं है। अच्छा, पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है किसको? पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर। इसका मतलब ऐसे लोगों को क्या कहोगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों? तो क्यों तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, और आया क्यों है? इसका मतलब यह है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जो एनसीईआरटी के बाहर। जैसे ये क्यों नहीं दिया है, ये आया है, तो ये भी तो आ सकता है। तो हमने दोनों बातें बता दी। वो डोनर क्यों है? हैं? क्योंकि एंटीजन। वो रेसिपिएंट क्यों है? तो कोई एंटीबॉडी नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, इधर आओ। एक और एंटीजन जिसका नाम, जो किसके जैसा है? सिमिलर टू एंटीजन प्रेजेंट ऑन रहीसस मंकी। इसका जूलॉजिकल नाम यही लिख दो, मैकाका रहीसस। मैकाका रहीसस। इसको ग्रीन मंकी भी कहते हैं। कौन सा मंकी? ग्रीन मंकी। इसी नाते नाम क्या रखना पड़ा? RH, वरना मंकी गुस्सा हो जाता है। मंकी के हिसाब से रखे हैं। ऑब्जर्वन सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी कितने परसेंट? 80%। ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहोगे? और ऐसे लोग जिसमें एंटीजन ये एब्सेंट हो उनको क्या कहोगे? निगेटिव कहोगे। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको टिक कर लो। तुम लोग सोच रहे हो ऐसे बोलते रहते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आप इंपॉर्टेंट लिखते रहो, फिर एग्जाम में पेपर के बाद मिला लीजिएगा कि कहाँ कहाँ सर ने लिखाया था, उसमें से कितना आया है। इंपॉर्टेंट है। अगर RH निगेटिव पर्सन एक्सपोज हो जाए, एक्सपोज का मतलब उसमें आ जाए, कैसा? RH पॉजिटिव ब्लड, तो RH निगेटिव वाला ही बनाएगा क्या? एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट? RH एंटीजन। इसी नाते RH ग्रुप को क्या कर लेना चाहिए? मैच कर लेना चाहिए। पहले की बाद में मैच करेंगे, बिफोर ट्रांसफ्यूजन। यहां तक पढ़ाया है बस, ठीक है। इसके आगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस है, आधा घंटा उसमें लगेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हो गया लेक्चर। तो कल मिले, मतलब अगले लेक्चर पर मिलेंगे। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। आपके ऐप में 3 चीजें मिलेंगी। आज का लेक्चर मिलेगा, आज का PDF मिलेगा, और आज ही के लेक्चर पर टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो तीनों शाम को अपलोड कर देंगे बस।